आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर पधारे हुए आप सभी साथियों को विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। सबका वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, संडे का जो हमारा दिन है विशेष तौर पर डेडिकेटेड होता है फूड एंड न्यूट्रिशन को। और इस सत्र को लेकर के हमारे बीच में जो हमारे विद्वान और विशेष वक्ता हैं, डॉक्टर कनिष्का सिंह हमारे बीच में पधार चुकी हैं। और आज जानेंगे कि किस प्रकार से हम भोजन को पकाएं, किस प्रकार से उसकी स्टोरेज करें, और क्या क्या विशेष उपयोगी बातें हैं जिनको हम अनदेखा करके भोजन की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं। आज के इस विशेष सत्र को लेकर के हमारे बीच में पधारी हुई हैं डॉक्टर कनिष्का सिंह। आप भारत की जानी मानी डाइटिशियन हैं, प्रोफेसर हैं और रिसर्चर हैं, साथ ही फूड साइंटिस्ट भी हैं, और लगातार आप इस दिशा में कई प्रकार के कार्यक्रम और रिसर्च चलाती रहती हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर कनिष्का सिंह के पास चलते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है मैडम, आज का इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक ओवर टू यू मैम। आज क्या आप लेकर के आए हैं हमारे साथियों के लिए विशेष तौर पर, आपसे जानते हैं। प्रणाम। एक मिनट, थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। जी जी। अ, प्यारे साथियों, मेरा सभी को नमस्कार यहाँ आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और आज का सेशन जो है ऑन डिमांड, जैसे मेरे पिछले सेशंस में हमेशा हम पूछते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, या जो आप लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी से उपयोगी जो सेशन है मेरे वो साबित हो पाए। तो आज का जो सेशन है वो पिछले कुछ सेशंस की डिमांड्स पर भी आधारित है। और डेली लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो काफी उपयोगी एस्पेक्ट में या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये सेशन आपको यूं काफी काम कर देगा। बहुत ज्यादा डिटेल में ये सेशन मैंने नहीं कवर किया है, क्योंकि ये सेशन इस टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है, उस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। बट बेस लाइन पे हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें भी मैंने ज्यादा कंपोनेंट्स जो है नहीं इंक्लूड करें, ताकि जो आज का जो सेशन है उसमें क्वेश्चंस जो हैं आप लोग पूछ सके आराम से मुझसे। चलिए बिना किसी देरी के सेशन शुरू करते हैं। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और आज का टॉपिक है डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कुकिंग एंड स्टोरिंग मटेरियल्स। यानी कि जो जब हम फूड को या खाने की किसी भी चीज को किसी भी अवस्था में, चाहे कच्ची हो चाहे पकी हुई हो, खास करके पकी हुई या जो पकने के लिए हम छोड़ देते हैं, जैसे सेमी कुक्ड हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजों को हम स्टोर करते हैं या कुक करके, जैसे डब्बा बंद खाना आप लोग बाजार से खाते हैं। रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करने का काफी ज्यादा चलन हो गया है। तो कई तरीके की इस तरीके की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज का सेशन उसी चीज पे बेस्ड रहेगा कि उनके जो आपका जो आप खाने में जो मटेरियल यूज करते हैं, खाने की स्टोरेज में या उनकी कुकिंग में, तो उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग बीच में सवाल कर सकते हैं आज के सेशन में। मैं कोशिश करूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो सवाल है वो इस सेशन में एड्रेस कर सकूं, क्योंकि आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी हमारे फूड हैं, यानी कि खाना भोजन है, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे सारे शरीर को वही चलाता है। पूरी शारीरिक किसी भी तरीके की क्रियाकलाप में, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, हर तरीके की चीज में भोजन और उसके पोषक तत्व और जो वो बॉडी में एक इम्पैक्ट, यानी कि एक रिजल्ट, जिसे हम बायोफिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट कहते हैं, वो क्रिएट करते हैं। अगर वो सही नहीं है, अपनी नॉर्मल कंडीशन से डिफरेंट जा रहा है,
या डीएलमेंट जिसे हम कह सकते हैं, या डायस्फंक्शन जैसा हम कह सकते हैं, वो अगर स्थिति आ रही है तो हमारे शरीर में बहुत तरीके के रोग उत्पन्न होंगे। और सिर्फ बड़े होने के बाद नहीं, आज की तारीख में परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि जेनेटिकली ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा वो खराब शरीर के साथ ही पैदा होगा। उसे आप ये मत समझिए कि अगर वो बाहर बड़े होने के बाद उससे कोई बीमारी आ गई है तो बड़े होने के बाद ही आई है, नहीं, वो हो सकता है उसकी जो जड़ें हैं वो उसके जन्म से हो उसके अंदर, या उसके बचपन से ही हो, आ गई हो उसके अंदर। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अब अलर्ट होने की सभी के लिए जरूरी है। खास करके जो पेरेंट्स हैं वो, और जो बाहर रहते हैं या बाहर जिनका ट्रैवल ज्यादा रहता है या वर्किंग है, उनके लिए खास करके ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, या जो अ, जिनका ऑफिस आवर्स, जो वर्किंग आवर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो खुद नहीं बना सकते, वो बाहर से ऑर्डर करते हैं खाना या वट एवर। तो आज के जो जितने भी हम सारे फूड चाहे कैसे भी हों, वो हम किसी ना किसी बर्तन में बनाते हैं, या तो बर्तन में घर में बनाएंगे, या बाहर से भी जो ऑर्डर आया हुआ है वो बर्तन में बनेगा, और वो बर्तन के बाद वो पैक होगा और वो हम पहुंचता है। इनमें कई जो खाना है हमारा वो कई सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरता है। उसमें खाना जब हम बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कई सारे मसाले होते हैं, और खाने की अपनी तासीर होती है, चाहे सब्जी कच्ची हो चाहे बना हुआ खाना हो। तो खाने का कच्चेपन में भी और पके हुए खाने दोनों की तासीर जो है होती है। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कैसा होता है, ठीक है, खाना हो। इवन पानी भी जो है हमारे खाने में आता है, भोजन के उसमें ही गिना जाता है। और पानी तो हमारे लिए भोजन में एक बहुत अभिन्न अंग है। हमारा जो है सिक्स न्यूट्रिएंट आज की तारीख में हमारा पानी है, जल है जो हम पीते हैं। अब जब भी हम खाना बनाते हैं, जिन भी बर्तनों में खाना बनाते हैं, उन बर्तनों में या जिनमें हम स्टोर करते हैं उनमें हमारे स्टोरेज वाले जो बर्तन हैं या जिनमें हम खाना पका रहे हैं वो बर्तन हैं, ठीक है, उसका प्रभाव हमारे खाने पे आता है। और उसके प्रभाव से हमारा खाना जो है वो बदल जाता है। खाने के अंदर बहुत तरीके के बदलाव आते हैं, चाहे वो उसके रंग में हो, चाहे वो उसकी गुणवत्ता में हो, चाहे वो उसके स्वाद में हो, चाहे वो उसकी पोषण तत्वों के संबंध में हो, चाहे वो उसके पाचन की जो क्षमता है हमारे शरीर में उसकी वजह से हो। और भी बहुत तरीके से खाने के गुणों में जो है हम बहुत बदलाव आता है। आज हम ज्यादा मटेरियल्स नहीं कवर कर रहे, क्योंकि एक एक मटेरियल को कवर करना, इसकी डिसीजेस को कवर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आज का सेशन ज्यादातर क्वेश्चन राउंड पे फोकस कर रहेगा, आप सवाल करिएगा। पहला हम मटेरियल लेते, जो सारे जितने भी हमारे सबके घर हैं, सबके घरों में, चाहे वो गरीब हो या बहुत अमीर हो, और बहुत अमीर भी अगर होते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि वो एक अल्ट्रा रिच होता है, ठीक है। जो अल्ट्रा रिच है दे कैन अफोर्ड लॉट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, बहुत अलग तरीके के उनके खाने के बर्तन का मटेरियल हो सकता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में जो है एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा मटेरियल है जो हर किसी के घर में मिलेगा। और जितनी जल्दी हो सके उस बर्तन को खास करके वो निकाल दीजिए आप, बिना किसी देरी के, क्योंकि उससे होने वाली जो समस्याएं हैं वो
बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वो बर्तन, वो चीज है हमारे मेटल के बर्तन, यानी कि जो भी हमारा मेटल है, ठीक है, वो जो धातु है, धातु के बर्तन, उनमें ये चीजें आप देखोगे। और उनमें सभी धातुएं खराब नहीं होती हैं, कुछ धातुएं बहुत अच्छी होती हैं जो हमारे शास्त्रों में भी दिया है। एक धातु जो बहुत खराब है वो है एल्यूमिनियम। जी हाँ, एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे सबके घरों में होंगे। चाहे वो आपका खाना पकाने का कुकर हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी पैन हो। और अगर नहीं भी होते तो आज की तारीख में उसमें एक पतली सी कोटिंग लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन को किसी और नाम से बेच देते हैं। तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो आप आंख बंद करके तुरंत अपने घरों से बाहर निकाल दीजिए, तुरंत। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, देखिए, कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, वो सारी धातुएं जो है हमारी, वो मेलेमाइन और डक्टाइल होती है, यानी कि उनको किसी भी तरह से ढाला जा सकता है। यानी कि मेलेमाइन है, यानी कि उनकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। और डक्टाइल है, यानी कि उसको किसी भी तार या किसी भी तरीके के ढांचे में उसे डाला जा सकता है, इसीलिए धातुओं से बर्तन बनते हैं। ठीक है। अब जब ये कोई भी धातु है, जब वो किसी भी ढांचे में ढल सकती है, तो जाहिर सी बात है, जब आप उस पर खाना बनाएंगे और खाने में आप करछी चलाएंगे, या खाना का जो अपनी तासीर है, जो अपने गुण है, ठीक है, वो उसके मेटल के सरफेस से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल क्या होता है, वो निकल जाता है। मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, वो निकल जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी मेटल घिसेंगे तो उसमें वो घिसने के निशान आप देख सकते हैं। घिसने के निशान कब पड़ेंगे? जब वहां से मेटल का पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चांदी कहकर लोग चांदी का वर्क भी एल्यूमिनियम का वर्क लगा देते। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि चांदी बहुत महंगी है, ऐसे ही दुकानों पे चांदी का वर्क वाला सामान भी, मिठाइयां भी ना खरीदें, क्योंकि वो डायरेक्ट आप इंजेक्ट कर रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट में एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम के बारे में समझ लेते हैं। एल्यूमिनियम एक स्लो पॉइजन है, यानी कि बॉडी में क्या होता है, एल्यूमिनियम धीरे धीरे जम जाता है। जब आप कुछ भी खाएंगे, धीरे धीरे करके उसके जो कण हैं वो आपके शरीर में जमना शुरू हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ समय तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि हमारे घर आपको एकदम कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन लंबे समय बाद समस्याएं बैक टू बैक आने लगेंगी, आपका शरीर जवाब देने लगेगा। तो एल्यूमिनियम को हम स्लो पॉइजन कहते हैं, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। दूसरा, एल्यूमिनियम क्या है, ये एक रिएक्टिव मेटल है, ये आसानी से रिएक्शन करता है। तो जो आपके एसिडिक और एल्कलाइन फूड होते हैं, एसिडिक फूड जैसे खट्टे, जिसमें खटास होती है, ठीक है, या किसी भी दो दो सब्जियां या दो चीजें मिलके आपका मतलब उसमें खटास हो रही है, या सबसे कॉमन, सबसे ही ज्यादा कॉमन चीज एक है, वो है दूध का उबालना। दूध में अपना एक एसिड होता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, और दूध का एक एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। और ये हम देखिए, ज्यादातर लोगों के घरों में एल्यूमिनियम के बर्तनों में दूध उबलेगा। ये दूध से बनी कोई भी चीज जो है उसमें पकेगी। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है एसिड और एल्कलाइन टेंडेंसी से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम के और भी ऐसे पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, जो कि जब हमारी बॉडी में वो जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ऑन एन एवरेज, ठीक है,
एक बार की, जब हम कोई भी एक बार खाना बनाते हैं, जैसे सपोज हमने दोपहर का खाना बनाया किसी बर्तन, एक बार की कुकिंग में लगभग 1 से 2 mg का एल्यूमिनियम जो है वो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे बोला जाता है मेरे सेशंस में कंप्लीटली रिसर्च होता है, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च पेपर से रिसर्च होता है, रिसर्च कंटेंट होता है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार की कुकिंग में 1 से 2 mg का एल्यूमिनियम आप खा रहे हैं। अगर दिन में 4 बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सोचिए कितना ज्यादा इंटेक आप अपनी बॉडी में लेके आ रहे हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते तो ऑन एन एवरेज सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति यानी कि एडल्ट व्यक्ति जो है 5 से 7 mg का एल्यूमिनियम का इंटेक डेली बेसिस पे करता है। सोचिए, ये काफी बड़ा अमाउंट है, ये सिर्फ खाने से है, यानी कि जो आपका सॉलिड फूड है। और अगर पानी की बात करें तो लगभग 0.5 mg पर लीटर एल्यूमिनियम आपके पानी से आपके शरीर में जा रहा है। ठीक है, आप दिन में जितना लीटर पानी पिएंगे अंदाजा लगाइए, 0.1 mg काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा डेली बेसिस पे। प्लस फूड भी जो है, फ्रेश फूड भी है, चाहे पैक्ड फूड, इसमें मैं सारे तरीके के मटेरियल्स कवर कर रही हूँ। एल्यूमिनियम, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन हो, बच्चे बड़े वो फिज वाली बॉटल होती है, वो एल्यूमिनियम की कैन खोल के कोका कोला, कोई भी पेप्सी, ये फैंटा, वट एवर, ये जितनी भी कैन आती हैं, सारी सारी जो फिज वाली ड्रिंक है जिसमें फिज होता है, एकदम सिजलिंग वॉइस आती है, वो सारी की सारी उसमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो एसिडिक होती है, बहुत अच्छा खासा एसिड होता है उसके अंदर। और वो आपके एल्यूमिनियम या टिन के कैन में डाली हुई होती हैं, काफी समय पहले पैक्ड होती हैं। तो हर लिहाज से वो खाना आपके लिए जहर है। ठीक है, अब मैंने बताया आपको 5 से 7 mg का एल्यूमिनियम आप रेगुलरली इंटेक करते हैं और 0.1 mg पर लीटर वाटर से इंटेक करते हैं। अब अगर आपने एल्यूमिनियम किसी भी रास्ते से आपके शरीर में आया है भोजन के थ्रू, तो क्या 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 बीमारियां कर सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहली चीज, आपका ब्रेन खराब कर देगा। एल्यूमिनियम का सीधा इफेक्ट होता है, एल्यूमिनियम के जितने भी टॉक्सिक जो सब्सटीट्यूट वो हैं, रिजल्टेंट्स हैं आपके, जो आपके शरीर में आपके बनते हैं, वो सारे के सारे आपके दिमाग को खराब करते हैं। आपके दिमाग की, मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको खराब करते हैं। दूसरी चीज, आपके हार्मोन खराब करते हैं। क्या क्या करते हैं, क्या क्या बीमारियां होंगी ये बताते हैं। सबसे पहले तो मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस आपको होना शुरू हो जाएगा, शुरुआत में नहीं पता चलेगा। बच्चों में हम ज्यादातर हम कहते हैं ये तो याद ही नहीं करते, इसको याद ही नहीं रहता है। पहले तो उसका रूट और डेफिनेटली होगा कि या तो आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम का इनटेक किया होगा बॉडी में, तो बच्चे में नवजात जब वो होगा तब से ही उसकी उसमें एल्यूमिनियम का टॉक्सिन जो है शरीर में चला गया होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी अपनी लाइफ में भी टॉक्सिन होगा। तो मेमोरी लॉस एक मेजर है। डिमेंशिया, जिसमें अगेन भूलना, डिमेंशिया की ये बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर पे पिक्चर भी बनी है अमिताभ बच्चन की। पार्किंसनिज्म, अगेन उस पे भी पिक्चर बनी है अमिताभ बच्चन की और रानी मुखर्जी की, ब्लैक मूवी। ये सारी जो चीज बीमारियां हैं ये ब्रेन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों की बीमारी, हड्डियां कमजोर कर देता है आपको। मैं सिर्फ बीमारियों के नाम बताती जाती हूँ आपको। डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, ऑस्टियोमलेशिया है, पार्किंसनिज्म है। इसके बाद लगातार दर्द रहना, लोगों को लगातार दर्द रहता है दिमाग में, उसका कोई कारण समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या है, कहीं कुछ नहीं निकलता टेस्ट में। इसके अलावा अ, आपकी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी अभी तक नहीं आई है, यानी कि कोई ऐसा रिसर्च सामने नहीं आया जो कि जिसमें कोई एविडेंस प्रूव हो सके, लेकिन रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इससे कैंसर होता है। इसके अलावा सबसे मेजर इशू, इंडिया इज लीडिंग इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इंडिया टॉप मोस्ट कंट्रीज में आता है भारत विश्व में, जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है, खास करके डिप्रेशन। एंजाइटी जैसा तो कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन जो है एल्यूमिनियम इंटेक से बहुत बड़े परसेंटेज में होता है, क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड है अगेन। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया, हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां जो है, हड्डी होती है कॉम्पैक्ट, लेकिन हड्डी कॉम्पैक्ट नहीं रहती, जालीदार हो जाती है सब, उसमें पोर छेद छेद, जैसे आप जाली में देखते हैं ना छेद होते हैं, ऐसी आपकी पूरी हड्डी का जब स्कैन किया जाएगा उसमें पूरी छेद छेद वाली आपकी वो हड्डी दिखेगी। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके अलावा आंखों की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा एब्डोमेन में यानी कि पेट में दर्द रहने लगता है, इसका कोई कारण समझ नहीं आएगा आपको। इसके अलावा कोलाइटिस यानी कि कोलन यानी कि इंटेस्टाइन का निचला भाग होता है कोलन, कोलन का इन्फ्लेमेशन जिसे हम कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, बहुत पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है किसी किसी केस में, वो भी आपको होता है। इसके अलावा खाना ना पचना यानी कि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा आपको। इसके अलावा स्किन जो है सेंसिटिव हो जाएगी, तो माउथ के और स्किन के अल्सर, इन्फ्लेमेशन, रैशेज ये आपको लगातार होने लगेंगे, लगातार स्किन के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। इसके अलावा मेमोरी लॉस मैंने बता ही दिया। जो नसें होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं जो पूरे शरीर में आप हमारे पूरे शरीर को चलाती है, वो जो है काम करना बंद कर देती है, यानी कि सेंसेशन लॉस हो जाता है आपका, ठीक से मतलब आप वो काम नहीं करेंगे तो सिग्नल प्रॉब्लम हो जाएगी, सिग्नलिंग इशू आ जाएगा। इसके अलावा डीमाइलिनेशन हो जाता है नर्व का, यानी कि हमारी जो नर्व्स होती हैं जो हमारे पूरा सिग्नल बॉडी में लेके आती जाती हैं, वो उस पे एक परत चढ़ी होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सिग्नल होता है वो तेजी से जाता है। अगर ये तेजी से ये माइलिन शीट नहीं होती तो सिग्नल जो है बहुत धीरे जाएगा, तो यानी कि अगर आपका हाथ प्रेस पे लग गया है तो आप ये समझ नहीं पाओगे मुझे हटाना है नहीं हटाना है क्या करना है। तो वो जब तक वो सिग्नल आएगा तब तक आपका वो जो हाथ जो है जल चुका होगा, ऑर्गन डैमेज हो चुका होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो कंडक्शन में, रिस्पॉन्स जनरेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आप एनालाइज नहीं कर पाते, चीजों को समझ नहीं पाते कि काम क्या करना है, कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं वो भी होता है। ठीक है, इसके अलावा मोटर फंक्शन यानी कि जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी सेंसरी मसल्स हैं, जो हमारा सेंसेशन दिमाग तक लेके जाती है, दिमाग का ऑर्डर हमारी मसल्स तक लेके जाती है, ये जो दोनों चीजें हैं, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये क्या है, ये मोटर एक्टिविटी है, मसल चल रही है इसलिए मेरा हाथ, मेरा मुंह या कोई भी मेरा शरीर का हिस्सा चल रहा है। तो ये मोटर एक्टिविटीज जो है मसल रिलेटेड वो खराब हो जाती हैं, मोटर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फर्टिलिटी खराब कर देता है, पुरुषों में खास करके पुरुषों में स्पर्म काउंट घटा देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पर्म काउंट ठीक आता है इन केस, तो स्पर्म का हेल्थ खराब होता है, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1 ml में 100 स्पर्म होंगे, तो काउंटिंग तो 100 होगी लेकिन 100 जो है बेचारे कमजोर होंगे, तो जब कमजोर होंगे तो वो क्या है, वो फर्टिलिटी नहीं कर पाएंगे, तो इनफर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है पुरुषों में। और भारत जो है, मैंने पिछले भी सेशंस में बताया कि भारत जो है इम्पोर्टेंसी की कैपिटल है, पूरे विश्व की कैपिटल है इम्पोर्टेंसी में। तो ये बहुत बड़ा है, और फीमेल में भी काफी होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाने से जो है घट जाता है। अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में खास करके प्रेगनेंसी के दौरान समस्याएं आती हैं, जैसे कि फीमेल में इनफर्टिलिटी का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उनका मैच्योरेशन साइकिल है, ओवम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है एग की मैच्योरेशन का, वो उसमें प्रॉब्लम आता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा
जो नवजात शिशु है, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्योंकि इसका जो एल्यूमिनियम का मेन इफेक्ट है वो है दिमाग पे। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके पहले 1.5 महीने, हाँ लगभग 1 महीना, मोटे तौर पे 1.5 महीना मान सकते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये समझ लीजिए, मतलब उसके बाद भी होता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है शुरुआत के 1.5 महीने में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के प्रॉब्लम या मेंटल इश्यूज के प्रॉब्लम आते हैं जो नवजात बच्चा होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की। ठीक है, प्रेगनेंसी अगर महिला ज्यादा एक्सपोज्ड है क्या नाम है, एल्यूमिनियम से, ठीक है, बच्चा जो पैदा होता है वो लो बर्थ होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी महिलाओं में देखी जाती है, और खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे अनवांटेड वेट गेन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी उनको सांस की प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है उन्हें आने वाली मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज की समस्या आ जाए, कई तरीके की समस्या आती है। तो ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ एक चीज से, आप अगर एल्यूमिनियम अपने फूड के साथ यूज कर रहे हैं, आप घर में अगर एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, या आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं, पकाते हैं, स्टोर करते हैं, या ऐसे बाहर से किसी चीज के कोई ऐसी चीज है जो कि जिसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल या टिन का जैसा इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरा मटेरियल आता है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आजकल बहुत ज्यादा लोग अपने आप को मॉडर्न बनाते हैं, मॉडर्न बनाने के नाम पे वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाला मटेरियल हमारे घरों में है वो है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, यानी कि नॉन स्टिक बर्तन, या नॉन स्टिक चाहे तवा हो, कढ़ाई हो, करछी हो, जो भी है, खास करके फ्राइंग पैन है, इस तरीके के बर्तन जो है नॉन स्टिक के, हम चिपके नहीं, बिना चिपके जो है वो है। और हम जो है क्वालिटी नॉन स्टिक पैन जो है नहीं इस्तेमाल करते, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये जितने भी मार्ट्स होते हैं, यानी कि डी मार्ट और रिलायंस मार्ट और तमाम तरीके के मटेरियल जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो इजीली अफोर्डेबल हैं, वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। मैं ज्यादा सारे नॉन स्टिक मटेरियल्स नहीं यहाँ कवर करूंगी, जो मेन प्रॉब्लम है जिस मटेरियल से वो ही कवर करती हूँ। देखिए, नॉन स्टिक पैंस जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो होती है टेफलॉन की कोटिंग। ठीक है, टेफलॉन की कोटिंग होने की वजह से क्या होता है, या तो टेफलॉन की कोटिंग होगी, या सिलिकॉन की कोटिंग होगी, या सोल जेल, या जिसे हम सेरेमिक कोटिंग कहते हैं, वो होगी बर्तनों पे, जो हमें नॉन स्टिक मटेरियल प्रोवाइड करती है। नॉन स्टिक मटेरियल जो होता है ये करते ताकि इस पे बर्तन खाना चिपके नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग सुन सकते हैं? हेलो जी, ओके। तो नॉन स्टिक वो या वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है खाना ना चिपके, स्टेन ना रह जाए, यानी कि दाग बर्तन पे ना रह जाए, और वाटर प्रूफ हो। ओके। अब क्या होता है, ये जो टेफलॉन की कोटिंग होती है, ये बेसिकली क्या होता है, ये पीटीएफई नाम का एक मटेरियल होता है। पीटीएफई सर्च कर सकते हैं, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन नाम का ये मटेरियल होता है। ये आपका, इसको हम टेफलॉन कहते हैं। टेफलॉन एक आम शब्द है, पीटीएफई एक साइंटिफिक वर्ड है। अब ये जब
इसको जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं तो ये टेफलॉन जो है ये फ्यूम्स देता है, फ्यूम्स देने लगता है। और ये फ्यूम्स जो है हमारे खाने में मिक्स होती हैं, और कई बार जो अक्सर जब खाना हम बनाते हैं ये फ्यूम्स जो है हमारी सांस के थ्रू हमारी शरीर में डायरेक्ट एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो टेफलॉन है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट मतलब जम जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, भारत में ये तो पीएफएज होते हैं, पीएफएज यानी कि पर पॉलीफ्लोरिनेटेड कंपाउंड, कई सारे होते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, ये जो है इनकी कोई रेगुलेशन नहीं, यानी कि इनको कौन सा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, किन मेटल्स पे लगाना, मटेरियल पे लगाना चाहिए, कुछ भी ऐसा कोई रेगुलेशन या इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है भारत में। इसलिए भारत में नॉन स्टिक पैन धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर गली नुक्कड़ पे नॉन स्टिक पैन आपको मिल जाएगा। अब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बीमारियां क्या करते हैं ये आप समझ लीजिए। बीमारियों में मेजर बीमारी है आपका लिवर खराब कर, ठीक है, लिवर की एंजाइम्स खराब कर देंगे तो लिवर का फंक्शन जो है, जो कि मेन क्या है, फैट डाइजेशन, वो खराब हो जाता है। फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, मेटाबोलाइज नहीं कर पाता लिवर। दूसरा, लिवर जो है शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, और क्या नाम है, वो कई सारे फंक्शंस करती है, लगभग 100-200 के करीब वो फंक्शंस हैं जो लिवर अकेला करता है। इसके अलावा एंजाइम्स जो है लिवर के वो खराब हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारे शरीर को रेगुलरली चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेजर ऑर्गन है आपका जी जी प्रभु जी, 700 से ऊपर फंक्शन है, जो है मैंने मेजर मोटे मोटे कवर किए थे जो मैंने बोला था। तो आपका जो मेजर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का, वो लिवर का होता है। लिवर खराब हो जाता है, लिवर के एंजाइम्स खराब हो जाते हैं, लिवर ट्यूमर आपको होता है अगर आप नॉन स्टिक पैन्स जो है टेफलॉन वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेरेमिक यूज कर रहे हैं फिर भी ठीक है, ठीक है, और सिलिकॉन वाले यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन भी एक इनर्ट मटेरियल होता है, इनर्ट मतलब जो कि रिएक्शन नहीं करता, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टेफलॉन वाले जो आमतौर पे ब्लैक कोटिंग वाले होते हैं वो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिवर ट्यूमर होता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स को होता है। इसके अलावा टेफलॉन कोटिंग फर्टिलिटी खत्म कर देती है, यानी कि आपकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, आप इनफर्टाइल होने के रिस्क जोन में आ जाएंगे, बोथ मेल एंड फीमेल। और ऐसा मत समझिए कि फर्टिलिटी से मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब आप अपने एडल्ट एज में आ जाएंगे तब, नहीं, ये समझ लीजिए फीमेल जो है, जो अपनी लाइफ में जो भी ओव्यूलेशन करते हैं, जो भी वो बच्चा पैदा करती है, उसके लिए जो भी उसको ओवम मिलता है या एग मिलता है, वो अपने जन्म से लेके उसको पैदा होती है, मतलब जन्म से ही उसके पास वो होते हैं। अगर फीमेल फ्यूचर में बड़े होने के बाद इनफर्टाइल है तो यानी कि वो जन्म से ही खराब स्थिति में है या बचपन से ही खराब उसकी स्थिति है शरीर की, तो वो बाद में जाके एक रिजल्ट के तौर पे दिखने लगता है। जब आपकी एडल्ट मेच्योर एज आती है या आप प्यूबर्टी हिट करते हैं उसके बाद, तो आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होते है। उसके बाद एक मेजर और है थायराइड, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आज की तारीख में, हर दूसरे तीसरे बंदे को या तो थायराइड के रिस्क जोन में है या उसको थायराइड हो गया है या तो हाइपर है या हाइपो है, ठीक है। किसी भी तरीके का या इवन अगर T3 T4 का प्रॉब्लम नहीं है तो TSH का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या तो पैराथायराइड का प्रॉब्लम होगा, यानी कि उसकी हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आएंगी, ठीक है। बट थायराइड का प्रॉब्लम उसको होता है, थायराइड खराब कर देता है ये नॉन स्टिक पैन में कुकिंग करना, ये टेफलॉन। इसके अलावा किडनी खराब कर देता है, किडनी बिल्कुल बर्बाद कर देगा आपकी।
किडनी डिसीज हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। कैंसर्स तो आप ये मान के चलिए, कैंसर्स तो होंगे ही होंगे इससे। इसके अलावा लगातार बुखार बने रहना या जल्दी जल्दी बुखार बनना, ठंड लगना, बिना वजह ठंड लगना, फीवर आना, ये आपको होता है। इसके अलावा सर में दर्द बना रहता है। एक टेफ्लॉन फ्लू नाम से इस सारी चीजों को, मतलब सर में दर्द बने रहना, आंखों में जलन होना, बेवजह ठंड लगना यानी कि चिल्स महसूस करना, फीवर होना, ये सारे सिम्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं टेफ्लॉन फ्लू, ठीक है। जब फ्यूम्स जो है हमारी बॉडी में जाती हैं तो ये टेफ्लॉन फ्लू हमको हो जाता है। ज्यादातर लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। इसके अलावा सांसों के थ्रू जो है हमारी जो फ्यूम्स जो है हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे लंग्स हैं, वो तो समझ लीजिए बिल्कुल खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जो नेसल ट्रैक से नीचे वो सीधा बॉडी में एंटर कर जाता है, क्योंकि नेसल ट्रैक, नाक के इस पोर्शन के बाद हमारी बॉडी में कोई बैरियर नहीं होता एक्सटर्नल, वो सीधा हमारे पास ऑन होता चला जाता है विंड पाइप से, और सीधा जो है आपके लंग्स में जाएगा। कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस या कुछ बैरियर प्रोसेस नहीं होता बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाएगी, लंग्स आपके ओवर द लंबे समय बाद जो है खराब होने लगेंगे, सांस लेने में समस्याएं आने लगेगी। बच्चों में बहुत बड़ी समस्या अब होती है, माएँ खास करके जो है, खास करके नॉट ओनली मदर्स, इवन फादर्स भी जो है उनको उस चीज को सुनिए कि बच्चों में बहुत माओ का या बहुत पेरेंट्स का ये इशू होता है कि मेरे बच्चा जो है जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, उस वो इतनी मेडिसिन खा रहा है उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। टेफ्लॉन कोटिंग जो है बच्चों में वैक्सीन रिस्पॉन्स को कम कर देती है, यानी कि अगर आप लगातार आपके घर में टेफ्लॉन कोटिंग वाले नॉन स्टिक पैन में खाना बन रहा है, तो आप और बच्चे को सर्व हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा जो है दवाइयों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, धीरे धीरे करके बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा, बॉडी इम्यून हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी। वो नहीं, बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, कितना भी स्ट्रॉन्ग। और बच्चों में क्या है, आप हाई डोज भी नहीं दे सकते मेडिसिन का, क्योंकि वो बच्चों के ऑर्गन सिस्टम को खराब कर देती है। इसके अलावा टेफ्लॉन कोटिंग अगर प्रेगनेंसी वाली मदर या ड्यू टू प्रेगनेंसी नॉर्मल भी कोई फीमेल जो है अगर कंज्यूम कर रही है, तो जब भी वो प्रेगनेंसी में आएगी, तो बच्चे में लो बर्थ वेट, यानी कि जो जन्म के दौरान नॉर्मल से कम वजन का बच्चा होता है, उसके साथ वो बच्चा जन्मेगा, यानी कि लो बर्थ वेट इन्फेंट का जो है आपको बच्चे को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। या जन्म के बाद वो वेट गेन नहीं करता। माओ में बहुत समस्या ये होती है कि मेरा बच्चा जो है, नवजात शिशु की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो जो है वो वेट नहीं गेन कर रहा, वो बार बार बीमार पड़ रहा, वो उसका कारण जो है आपके खाने में है, आपके घर के किचन के अंदर बर्तनों में है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या समस्या होगी, प्री एक्लेम्सिया की समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्री एक्लेम्सिया एक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें मोटे तौर पे मैं बताऊं तो उसमें जो जच्चा होती है, माँ होती है, जो उसका बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई बीपी की समस्या होती है, प्रोटीनूरिया की समस्या होती है, यानी कि यूरिन में जो है प्रोटीन का जो परसेंट नॉर्मल अवस्था में जो है पेशाब में या यूरिन में जो है प्रोटीन नहीं आता, लेकिन जब ऐसी समस्या आती है तो आपको यूरिन में प्रोटीन टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव आएगा, प्रोटीनूरिया की कंडीशन होती है, और इसमें हाई प्रोटीन आता है, यानी कि बॉडी जो है प्रोटीन लॉस करती है, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया कंडीशन जो है बहुत, तो ये जो है ये बढ़ जाती है अगर आप टेफ्लॉन को कोटिंग वाला खाना खा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा नॉर्मल अगर ये नहीं भी है, प्री एक्लेम्सिया अगर नहीं भी बढ़ा है, तो हाई बीपी की समस्या उस फीमेल को होने लगेगी प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, इसके अलावा और भी हैं, ये मेजर है, ये आपको टेफ्लॉन कोटिंग के दौरान होती है, जब आप नॉन स्टिक
टेफलॉन कोटिंग वाला बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी तुरंत बाहर फेंक दीजिए। बिल्कुल आप मत यूज करिए, कोशिश करिए नेचुरल मटेरियल्स यूज करें। तीसरा मटेरियल अब मैं कवर करने जा रही हूँ, वो सबके घरों में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है, घर के बाहर भी होता है, घर के अंदर भी होता है, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक कई तरीके का होता है, कई तरीके का। आप चाहे आप थर्मोकोल वाला प्लास्टिक ले लीजिए, जो सफेद वाली चीजें होती हैं, या चाय के कप ले लीजिए छोटे छोटे। सब कहते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो पेपर का या जो नेचुरल मटेरियल है वो मॉइस्चर मिलने के बाद, नमी मिलने के बाद ऐसे क्लम्जी हो जाते हैं, मॉइस्चर गेन कर लेते हैं। लेकिन चाय का कप जो है वो आप देखिए, उसमें गरम गरम चाय भी डालेंगे तो ऐसे कप नीचे ऐसे सोक नहीं होगा, करेगा। तो यानी कि उसके अंदर एक मटेरियल, एक फिल्म चढ़ी होती है जो कि रेजिस्टेंट होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है। बट वो ना तो वाटर होती है ना टेम्परेचर रेजिस्टेंट, आपकी बॉडी को इतना रेजिस्ट बना दे कि मेडिसिन से आपकी बॉडी जो है वो नहीं होगी। और इन्हीं छोटी छोटी जो चाय के कप होते हैं, या जो बाहर क्या नाम है, ब्लैक कलर की जो रेस्टोरेंट्स, जब आप खाना सर्व करते हैं, आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो काले रंग के डब्बों में उस पे वो खाना सर्व होता है, आज की तरह पैक होके आता है, ऊपर लिखा रहता है माइक्रोवेव सेफ। तो माइक्रोवेव सेफ यानी कि आप उसको खाना गर्म भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्लास्टिक बहुत बहुत खराब होती हैं, सारी प्लास्टिक बहुत खराब होती हैं। वो आपकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक्स जनरेट करती हैं, और आपकी नहीं, आपके प्रेगनेंसी मतलब में भी, अगर जो बच्चा आपका आप पैदा कर रहे हो उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक मिलेगी उसकी बॉडी में इनबिल्ट। ये कह लीजिए कि पैदाइशी माइक्रोप्लास्टिक उसकी बॉडी में होती है। क्या क्या करती है ये प्लास्टिक, क्या क्या समस्याएं पैदा करती है, ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहली तो कैंसर, ठीक है, कैंसर, कई तरीके के कैंसर आपको होने लगेंगे, हार्मोन का इम्बैलेंस आपको होने लगेगा, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक, जैसे मैंने कहा, नवजात बच्चों में माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़े परसेंटेज में मिलती है, मिलने लगी है। अब क्या होता है प्लास्टिक से, सबसे मेजर इशू एक है, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ये मान लीजिए कि इनसे होगी होगी, आप बच नहीं सकते, ठीक है। मेल में, फीमेल में होगी होगी। इसके अलावा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत खराब हो जाता है, वो सेटल हो जाती हैं आपके गोनाड्स में जो है माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, इवन मेल्स में भी एस्ट्रोजन होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली फीमेल हार्मोन माना जाता है। तो फीमेल जो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, इन तीन मेजर हार्मोन्स के फंक्शन को खराब कर देता है, इनके बैलेंस को खराब कर देता है बॉडी में। और ये जो काम करती हैं वो आपके शरीर में, मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट, इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इंसुलिन खराब करेगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, प्लास्टिक के बर्तन में या खाने से, या प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से भोजन अपने फूड के साथ। इसके अलावा डायबिटीज होगी, ओबेसिटी भी होगी, क्योंकि बिना डायबिटीज ओबेसिटी, ये चाचा ताऊ की बहनें हैं जो है, डायबिटीज और ओबेसिटी, तो ये आपको हो, ओबेसिटी भी आपको होगी। कोलेस्ट्रॉल एलिवेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल एलिवेट होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल एलिवेट होगा तो आपको दिल की समस्या, हार्ट डिसीजेस 100% होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको जो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, यानी कि जब आप डायबिटीज या ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो आप फास्टिंग और नॉन फास्टिंग दोनों करते हैं। तो फास्टिंग जो ग्लूकोज यानी कि जब आपने खाया हुआ नहीं है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं, वो भी इम्पेयर आएगा। यानी कि आप रात को सो के उठे, सबसे पहले ग्लूकोज टेस्ट किया कि मेरे को तो ग्लूकोज ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा ब्लड ग्लूकोज, तो वो भी खराब आएगा, क्योंकि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो है ये कुछ कई सारे केमिकल्स होते हैं, जिनमें एक प्राइम केमिकल है, टॉक्सिन है, जिसे हम बीपीए कहते हैं। उसमें आप देखेंगे प्लास्टिक के पीछे लिखा होगा बीपीए फ्री, ठीक है। बीपीए, इस पे मैं आप लोग चाहोगे तो मैं पूरी प्लास्टिक पे एक
एक सेपरेट एक सेशन कर दूंगी, लेकिन अभी मैं सारी चीजें नहीं कवर कर सकती। बीपीए फ्री नाम आपकी प्लास्टिक्स होती है, बट एक्चुअली वो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा। गट का जो माइक्रोबायोम है, यानी कि गट का जो पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, बैड बैक्टीरिया जो है इतने बढ़ जाएंगे कि आपको बहुत सारी समस्याएं पेट से संबंधित आएंगी आएंगी। और पेट को जो है हम सेकेंड ब्रेन मानते हैं। तो अगर पेट में समस्या आती है तो आपकी पूरी बॉडी के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में और तमाम जो है ऑर्गन्स में जो है लंबे समय में समस्या आएंगी। इसके अलावा जो नवजात बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जन्म से ही उनका जो बर्थ वेट होता है वो बहुत कम होता है। जब बचपन में जन्म में ही उनका वेट जो है कम होगा, तो पैदा होने के बाद उन्हें बहुत समस्याएं आती, कई तरीके की समस्या होती है, खासकर मानसिक समस्याएं आती हैं। उनके ऑर्गन्स ठीक से इतने प्रॉपरली फास्ट डेवलप नहीं हो पाते, उनका जो डेवलपमेंट रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत तरीके की समस्या आती है। उनका जो डाइजेशन है बहुत ज्यादा वीक होता है वो बच्चों के साथ। इसके अलावा एक समस्या और आती है जो प्रेगनेंसी के दौरान आती है, यानी कि जो फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट, यानी कि जब वो भ्रूणावस्था में है बच्चा, पेट के अंदर है माँ के, उस टाइम पे जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, फीटल ऑर्गन डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत खराब होता है, बहुत कम होता है। कोई ऑर्गन बना शरीर प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं बना, कोई अजीब सा बन गया, कोई कई और तरीके की समस्या बन गया, तो ऊपर काम नहीं कर रहा है, वीक है, ठीक है। ये समस्याएं जो है आपके बच्चे के अंदर पुअर ऑर्गन डेवलपमेंट की, फीटल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि प्यूबर्टी का जल्दी आना, ये जो है नॉन स्टिक पैन, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक तीनों में आएगा, ठीक है। तो और खास करके ये प्लास्टिक में की जो प्यूबर्टी है वो बहुत जल्दी हिट करती है। इसके अलावा जो मेल्स में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वो फीमेल्स में होता है, लेकिन मेल की जो ब्रेस्ट जो चेस्ट रीजन होता है उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट या इनएक्टिव ब्रेस्ट होती है। मेल में जो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा मिस कैरेज की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। मिस कैरेज महिलाओं में बहुत ज्यादा होगा, वो बच्चा धारण नहीं कर पाएंगी, बच्चा धारण कर लेती हैं तो वो रख नहीं पाती हैं। लो स्पर्म काउंट, मैंने आपको बताया कि लो स्पर्म काउंट फीमेल में भी ये चीज होगी, ओवम ये मैच्योरेशन ऑफ ओवम नहीं होगा, पीरियड्स में समस्याएं आएंगी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके की समस्याएं आपको आती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे मैं सेशन को ब्रेक लगाती हूँ और आज आपके सवाल लेते हैं। आप सवाल कर सकते हैं।